वंदे मातरम। एग्रीकल्चर के प्यारे जवानों, 11th एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जो हैं लेक्चर मिलते रहे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ऑनलाइन कोर्स को लेकर जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन, सारी चीजें अगर आप मिले तो एम इंस्टीट्यूट जैन का जो है प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर, जहां पर 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर और पीएटी 2027 की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये है हमारे 12th प्लस पीएटी के साथ सिलेक्शन देने वाले छात्र जिनने 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया है और 12th प्लस पीएटी के साथ रिजल्ट देकर इन लोगों ने एग्रीकल्चर यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में इन्हें एडमिशन भी लिया है, ठीक है। तो आइए अब आज की शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर के साथ कि हम भाई क्या पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो लेक्चर है वो आगे को बढ़ाते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे दोस्तों। मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात कर रहे हैं कि हमने इसको जो पढ़ा था क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हमने इसलिए करा था कि हम फसलों को अच्छे से और आसान तरीके से पहचान पाए, ठीक है। तो पहचानने के आधार पर हमने पढ़ा था पहले देशज फसलें और विदेशज फसलें, बराबर हमारे देश की विदेश की फसलें कौन कौन सी है। उसके बाद पढ़ा था हमने ऋतुओं के आधार पर। तो भाई ऋतुओं के आधार पर का मतलब होता है कि भाई कौन सी फसलें गर्मी में लगाई जाती हैं, कौन सी बारिश में लगाई जाती है, कौन सी ठंड में लगाई जाती है, उसके आधार पर पढ़ा। और जिन छात्रों ने अगर नहीं पढ़ा तो इसके पहले वाला लेक्चर बेटा जरूर देखें ताकि ये सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट पूरे सारे के सारे क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था जीवन चक्र के आधार पर पढ़ा था एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसलों के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इसके अगले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं उपयोगिता के आधार पर, यूजफुलनेस का, यानी कि उपयोगिता का आधार का मतलब क्या होता है, चौथा क्लासिफिकेशन है उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो उपयोगिता का आधार का मतलब होता है सीधा सा कि हम जो भी फसलें उगा रहे हैं, उगाने के बाद जो भी हमको फसलों से या तो बीज प्राप्त होता है या रेशा प्राप्त होता है या कंद प्राप्त होता है या फूल प्राप्त होता है, तो सारी फसलों की अलग अलग चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो हम बोलते हैं अब उसका उपयोग हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे भाई माइक लगा हुआ देख रहे हैं, तो इस माइक का उपयोग है आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा। हाथ में पेन देख रहे हैं, इस पेन का उपयोग है बोर्ड पर लिखने के लिए। तो सभी की उपयोगिता क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से हमारे फसलों की भी उपयोगिता अलग अलग है, क्योंकि हम एक ही फसल में है ना। कभी कभी हम अगर बात करें तो भाई क्या कपास की रोटी खाई, नहीं खाई, क्योंकि कपास की रोटी बनती है क्या सर, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं भाई मूंगफली की रोटी खाई क्या, तो भाई मूंगफली की भी रोटी नहीं बनती सर। कैसी बात कर रहे हो कि मूंगफली की रोटी क्या होती है, चने की रोटी खाई, चने की रोटी भी नहीं खाई, है ना। तो क्या होता है कि इन सबका उपयोग, सर कैसी बात कर रहे हो कि ये चीजें तो होती नहीं, तो बस उन्हीं को हमको पहचानना है कि कौन सी फसल का उपयोग हम किस रूप में कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की फसलों का हम उपयोग करते हैं, है ना। गन्ने का उपयोग अलग हो जाता है, पत्ती वाली फसलों का उपयोग अलग हो जाता है ना। चाय का उपयोग अलग हो जाता है। तो हम फसलों का उपयोग कैसे कर पाते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। तो 11वीं, 12वीं, पीएटी, बीएससी, एमएससी, है ना, जहां तक रिसर्च करोगे वहां तक सब ये उपयोगिता सेम यही चलेगी, इसके अलावा कोई बदलेगी नहीं। गेहूं के चने नहीं बनेंगे, गेहूं के भुंगड़े बनाकर नहीं खाए जा सकते हैं, ठीक है ना। इनकी क्या होगी बेटा, इनकी सारी चीजें क्या होगी भाई, सभी का उपयोग अलग अलग ही होगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही 11th में मिलता है। और ये 11th में जो बेसिक नॉलेज होता है या बीएससी और एमएससी और पीएचडी तक यही नॉलेज आपका चलता है, ठीक है। बस उसका जो है आप लोगों को लेवल बढ़ता जाता है, पर बेसिक तो यहीं से शुरू आपका होगा। तो इसलिए सारे लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला आता है खाद्यान्न फसलें, कौन सी आती है, खाद्यान्न फसलें, फूड यानी कि ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। हम बात करते हैं इन फसलों को उपयोगिता के आधार पर पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो खाद्यान्न फसलें हैं, अब हम जिनको रेगुलर खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है ना, उन्हें हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, ठीक है। खाद्य का मतलब होता है भोजन, क्या होता है बेटा, भोजन, ठीक है। तो जो ज्यादातर भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाली जितनी भी फसलें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी खाद्यान्न क्या होता है, तो भारत के मुख्य खाद्यान्न, याद बताना बेटा, भारत के मुख्य, ठीक है, खाद्यान्न कौन कौन से हैं, इसका
उत्तर जो है ये आएगा, क्या आएगा मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये उत्तर जरूर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कि भारत के मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 खाद्यान्न ये यहां तक बता देता हूँ, उनके नाम जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्यान्न में आती है, पहली आती है बेटा धान्य फसलें, जिसे हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। वैसे दोनों ही प्रकार की फसलें सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि दोनों के सेवन से ही क्या हो सकता है बेटा, फास्ट टूट सकता है, जिसे हम बोलते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए उपयोग करते थे। आओ, सीरियल शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द सिरेस से हुई है, जिसका अर्थ है अन्न से, अन्न से, अन्न देवता, हम क्या बोलते हैं बेटा, अन्न देवता, ठीक है ना। तो ये अन्न से हुई है, किससे हुई है, अन्न से हुई है। तो हम बात करते हैं धान्य फसलें। अब इनके उदाहरण में हम पढ़ते हैं अंतर्गत गेहूं जौ धान जैसी फसलें आती हैं। तो गेहूं जौ धान जैसी फसलें इसके अंतर्गत सारी आती है, जिसे हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं या धान्य फसलें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब ध्यान में रखना, धान्य फसलों की, ये भी याद रखना, जिससे रोटी बनाई जाती है या चपाती जिसे हम बोलते हैं, चपाती बनाई जाती है, बिस्किट बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, इस प्रकार से जितनी भी ब्रेड बिस्किट वगैरह बनाई जाती है उन्हें रखना है बेटा धान्य फसलें। क्या याद रखोगे, धान्य फसलें, ठीक है, इनका उपयोग हम धान्य के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये होती पहले धान्य फसलें। दूसरी इसी, अब इसको भी हम वैसे तो धान्य ही कहते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोल सकते हैं, कई बार मिलेट्स, क्या बोलते हैं, मिलेट्स। अभी आप चुन रहे होगे मध्य प्रदेश में कोई सा नया जो है मेला भी चलता है, मिलेट्स महोत्सव करके भी एक मेला चलता है, जिसपे मिलेट्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो हम उसे बोलते हैं अनाज, क्या बोलते हैं बेटा, अनाज। इस अनाज में उसे ध्यान दिया गया है मोटे अनाज, क्या दिया गया है, मोटे अनाज के बारे में, जिसके आयुर्वेदिक गुण बहुत ज्यादा है। और ये जो मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादातर उत्पादन होते हैं, जिनकी हम लोग क्या करते हैं, विदेश तक जो है डिमांड अभी बढ़ती गई है, ठीक है। तो अनाज वाली फसलों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग याद रखना, एक तो हम याद रखते हैं मोटे अनाज और दूसरा याद रखते हैं छोटे अनाज। तो मोटे अनाज में जिनके बीज ज्वार बाजरा और मक्का थोड़े कैसे होते हैं बेटा, बड़े होते हैं, हल्के से बीज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, हम उन्हें कहते हैं मोटे अनाज, ठीक है। दूसरा होता है छोटे अनाज, जिसे मंडुआ, सांवा, कोदो, कोकून और कुटकी, है ना। कोकून कुटकी क्या होती है, तो ये कोकून कुटकी इस तरह से आती है सेम, ये दिखाई रही ना कोकून कुटकी, तो हम इसे बोलते हैं मोटे जो है अनाज, या मिलेट्स में कहा जाता है। हे सारे धान्य, ये भी याद रखना, ठीक है, धान्य में अंतर नहीं है बेटा, ये सिर्फ इनको अपने बांट दिया गया है कि मोटे अनाज और छोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज का मतलब जिनके दाने थोड़े से बड़े होंगे, छोटे अनाज यानी कि जिनके दाने थोड़े बारीक होते हैं, ठीक है। बहुत रई जैसी आप लोगों ने देखा हो ना, रई रई होती है, तो रई के जैसे ही इनके दाने होते हैं, ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं छोटे अनाज। तो अनाज वाली फसलें मिलेट्स, ये मिलेट्स को भी हम क्या बोलते हैं, धान्य, फिर से बता रहा हूं बेटा, कंफ्यूजन मत होना, मिलेट्स को भी क्या बोला जाता है, मिलेट्स को भी क्या बोला जाता है, धान्य, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है, ये भी धान्य ही है, ठीक है, बस इनको मोटे और छोटे अनाज में हमने बांट दिया। अब आगे आते हैं, मोटे अनाज और छोटे अनाज, धान्य अनाज वाली सीरियल और मिलेट्स सभी की चपाती बनाई जाती है, ध्यान में रखना, चपाती नहीं बनाई जाती है। तो वही इनको गर्म पानी के साथ उबाल कर जैसे चावल बनाए जाते हैं, वैसे भी रागी, कोदो, कुटकी को खाया जाता है, जिनकी क्या बनाया, दलिया, थुल्ली वुल्ली बनाकर खाया जाता है, ठीक है। अगली आती है बेटा तिलहनी फसलें, कौन सी फसलें, जिसे हम बोलते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। इन फसलों के बीज सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जैसे, यानी कि इनके अंदर सल्फर युक्त होते हैं, है ना, सिस्टीन या सिस्टाइन एवं मिथोयोनिन से युक्त होते हैं, मतलब ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये अम्ल पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब उदाहरण के लिए क्या होती है, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, तारामीरा और सूरजमुखी, इन सारी फसलों से हमें प्राप्त होता है क्या बेटा, तेल। तिलहनी फसलों का मतलब होता है जिन फसलों से हमें तेल प्राप्त होता है, उन्हें हम तिलहनी फसलें होती है, यानी इन सभी फसलों से हम क्या बना सकते हैं, तेल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है बेटा, पीएटी में भी पूछा जाता है, दलहनी प्लस तिलहनी संयुक्त फसल है, तो याद रखना सोयाबीन। तो सोयाबीन से दाल भी बनाई जाती है और तेल भी बनाया जाता है, ठीक है। तो भाई जिन फसलों से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, उन फसलों को आप बोलोगे तिलहनी फसलें या ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है, याद रहेगा बेटा। अगला आता है दलहनी फसलें, अब याद रखना, तो जिन फसलों से दाल दाल बनाई जाती, क्या बनाई जाती बेटा, दाल बनाई जाती है। रोज दाल रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो, रोज क्या दूसरे तीसरे दिन तो व्यक्ति को खाने को मिल ही जाता है। अब दाल क्या होता है ना, कि दाल वाली जितनी भी फसलें होती है द्विबीजपत्री होती है बेटा, ये भी याद रखना, द्विबीजपत्री मतलब इनके ऊपर, बीज के ऊपर का जब छिलका निकल जाता है, तो ये 2 बराबर भागों में
बढ़ जाती है। जैसे चने के ऊपर का जब छिलका निकल जाता है तो चना खाया, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्या गेहूं के साथ ऐसा होता है? क्या मक्का के साथ ऐसा होता है? क्या चावल के साथ ऐसा होता? नहीं होता है। तो धान्य फसलें एक बीजपत्री होती हैं, और जितनी भी तिलनी और दलहनी फसलें होती है वो कैसी होती है? द्विबीजपत्री होती है। ये भी आपको याद रखना, पीएटी में पूछा जाता है। तो दलहनी फसलों की हम बात करते हैं जिसे पल्सेस क्रॉप्स कहते हैं। जिन फसलों से दाल बनाई जाती हो, ये याद रखना सीधा सा, जिन फसलों से दाल बनाई जाती हो उन्हें हम बोलते हैं दलहनी फसलें। इन फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है? गठाने पाई जाती है। इस गठाने को हम बोलते हैं बेटा राइजोबियम। गठाने कौन सी बोली जाती है? राइजोबियम। ठीक है, याद रखना राइजोबियम। और ये राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। क्या? एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, बैक्टीरिया है। ये भी आपको याद रखना है, जीवाणु है। नाइट्रोजन, ये अब जीवाणु क्या काम करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये हमेशा कौन सी फसलों में पाई जाती है? दाल वाली फसलों में पाई जाती है। इनके बीजों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, याद रखना बेटा, सभी में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। उदाहरण चना, मटर, सोयाबीन, मूंग, लोबिया, ग्वार, उड़द एवं मूंगफली, ये सारी जो फसलें हैं इन सभी की क्या बनाई जाती है? दाल बनाई जाती है, ध्यान रहे। ठीक है, अगला है चारा वाली फसलें। कौन सी फसलें? अभी मैंने इसके पहले बताया था कि जितनी भी फसलें हैं सभी का उपयोग अलग अलग है, तो अब उपयोग के आधार पर बांट दिया। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना बस कि उपयोग के आधार पर बांट दिया। तो हम बात हैं चारा वाली फसलें, जिसे बोलते हैं फूडर क्रॉप्स। क्या बोलोगे? फूडर क्रॉप्स। इन फसलों का उपयोग पशुओं को चारा खिलाने में किया जाता है। आओ गौ माता, गौ माता को अब जो है मध्य प्रदेश में राजमाता, क्या राजमाता का दर्जा लगभग मिलने वाला है। राष्ट्रमाता तो अभी नहीं मिला है, देश ने नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार ने हमें गौ माता को राजमाता बनाने के लिए लगभग जो है मीटिंग मीटिंग सारी चीजें करके रख ली। ठीक है, होने वाला है। तो गाय और भैंस को जो खिलाने में चारा उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं चारे वाली फसलें। बरसीम से चारा, रीछ का, नेपियर घास जिसे हाथी घास के नाम से भी, जई, ज्वार, बाजरा एवं मक्का, चरी, इनका भी उपयोग हम चारा खिलाने के लिए पशुओं के लिए करते हैं। ठीक है, ये सभी लोगों ने देखा है यार। खैर तुम तो एग्रीकल्चर वाले हो मेरे दोस्तों, तो तुम तो इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से परखते हो, जानते हो, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब हम बात करते हैं रेसे वाली फसलें, जिसे फाइबर क्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा? फाइबर क्रॉप्स कहा जाता है जिन फसलों से रेशा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेशा। रेशा क्या होता है बेटा? ये देखो यहाँ पर है ना, रेशा क्या होता है? ये ऐसे रेशे हमको मिलते हैं इन फसलों से। ठीक है, अलग अलग जो है कॉटन से इस तरह के रेशे हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जिनसे रस्सी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रस्सी, कपड़ा, बोरे बनाए जाते हैं, टाट बनाए जाते हैं। इन्हें हम रेशेदार फसलें कहते हैं। ठीक है, जिनसे अभी हमने ये कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े भी रेशे से बने हुए हैं। काय से बने हुए हैं बेटा? रेशे से बने हुए हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं जितने भी आजकल फ्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको भी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कपास, है ना, तना जिसे बीज यानी कि कपास से बोया जाता है, तना, जूट, मेस्टा, रोजेल, सनहेम्प एवं फ्लेक्स, इन सारी चीजों से तने से प्राप्त होता है। पत्तियां से अगेव और पाइनएप्पल की पत्तियों से भी क्या बनाया जाता है? रेशा वगैरह बनाया जाता है। तो बीज से जैसे कपास उगाया जाता है, जूट, इनसे रेशा प्राप्त होता है, पत्तियों से भी प्राप्त होता है, तनों से भी प्राप्त होता है, और रेशा जो बीज के ऊपर, कपास देखा होगा ना आप लोगों ने, तो बीज के ऊपर ये सफेद सफेद आते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं ना। तो ये कपास लगभग सब लोग जानते होंगे। इसी कपास के जो है कपड़े बनाए जाते हैं और आज हम पहन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर का उपयोग बेटा खाने में नहीं है, एग्रीकल्चर का उपयोग खाने वाली चीजों में नहीं है ना। सिर में जो लगाने वाला आंवले का तेल आता है उसमें भी किया जाता है। ठीक है, बादाम का तेल आता है तो मतलब सिर में लगाया जाता है। टूथब्रश करते हैं तो उसमें भी किया जाता है। कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। बेल्ट अगर आप लगाते हो, चमड़े का बेल्ट, तो उसमें भी वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही बनता है। तो याद रहे सभी का उपयोग के आधार पर अलग अलग बांट दिया गया है। अगला आता है बेटा चीनी फसलें। कौन सी फसलें? चीनी वाली फसलें, जिसे हम बोलते हैं सुगर क्रॉप्स। क्या कहते हैं? सीधा सा, जिन फसलों से शक्कर बनाई जाती हो या मीठा होता हो, हम उन्हें क्या कहते हैं भाई? शुगर क्रॉप्स कहते हैं। भाई मुंह में पानी, अब भाई गुलाब जामुन भी, अरे तो भाई गुलाब जामुन तो शक्कर की चाशनी से ही बनाएंगे। गुलाब जामुन सूखे, अब तुम्हारे मुंह में क्या आ रहा होगा बेटा? मुंह में पानी आ रहा होगा बेटा। अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अब वो दिवाली पे ही मिलेगा ज्यादातर, है ना, या फिर किसी के यहाँ, आपके यहाँ पर ब्याह शादी आ जाती किसी दोस्त वोस्त की, रिश्तेदार की, तो खाने वाने मिल जाता है ना। तो हर टाइम मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो इन फसलों से को चीनी उत्पादन के लिए उगाया जाता है बेटा। चीनी उत्पादन सीधा से याद रखना। तो सर चीनी में क्या होता है भाई? चीनी तो गन्ने से तो बनती है ना। अगला सुगर बीट की बात करें हम, शकरकंद की बात करें। सुगर बीट का मतलब होता है क्या? चकुंदर। क्या बोलते हैं? चकुंदर। और शकरकंद से भी बनाई जाती है। इनसे तो बहुत नॉर्मली मात्रा में, फिर भी इनके अंदर क्या पाई जाती है?
थोड़ी बहुत शुगर पाई जाती है, लेकिन भारत में लगभग सबसे ज्यादा जो है गन्ने से ही शुगर बनाई जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बेटा मसाला वाली फसलें, स्पाइसी, जितने भी मसाला स्पाइसी दाल खाना है मुझे, स्पाइसी दाल क्या खाना है भाई, स्पाइसी दाल खाना, मसाले वाली खाना है ना। तो इन फसलों का उपयोग मसाले बनाने में किया जाता है बराबर। तो उदाहरण के लिए क्या, मेथी, प्याज, धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, मिर्च, हल्दी, अदरक, पुदीना, लहसुन, क्या यार सबका नाम सुना होगा, रोज तो दाल रोटी खाते हो, रोज सब्जी खाते हो, रोज सब्जी में जीरा मसाला वगैरह सब तो सब मिलाते हो यार, है ना। तो जब सब मिला दिया तो भाई उन्हें बोल दिया मसाला, क्या बोल दिया, मसाला, ठीक है ना। जैसे क्या होता है भाई, अलग अलग ये हो गया जायफल, ये काली मिर्च हो गया, ये लौंग हो गया, ये अदरक हो गई, ये हल्दी हो गई, है ना, ये इलायची हो गई, और एक वो सौंठ तो उसको अपन बोलते हैं, ये इसको दालचीनी बोलते हैं, है ना। ये पत्ते भी तेज पत्ते की भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के सब इसमें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सभी प्रकार के मसालों जो है उपयोग किया जाता है। इन मसालों का उपयोग हम करते हैं, तो इन मसालों को हम बोलते हैं, क्योंकि मसाले की रोटी बनती है क्या, नहीं बनती है भाई। सौंफ क्या करोगे भाई, तो सौंफ को मसाले के रूप में ही उपयोग किया जाएगा, है ना। जीरा होगा तो जीरा का भी उपयोग क्या होगा, मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं औषधीय फसलों की, किसकी बात कर रहे हैं, औषधीय फसलों की, जिसे मेडिसिनल क्रॉप्स, दवाई बनाना। औषधि का मतलब बेटा दवाइयां, है ना। मैं थोड़ा सा लिखने में जल्दीबाजी करता हूं तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग नहीं जम पाती। दवाइयां क्या होती बेटा, दवाइयां की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दवाइयां बनाई जाती हैं, है ना। जिन फसलों से क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती हैं, तो इन फसलों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, याद रखना। औषधि बनाने, अब सर बताओ औषधि काय की बनाएगी भाई, तो अपने घर में ही देखो औषधि काय की बनाओगे आप, अपने घर में तुलसा माता का पौधा उगाया जाता है, तो भाई तुलसा माता एक प्रकार का औषधीय पौधा है, याद रखना कौन सा पौधा है, औषधीय पौधा है, ठीक है ना। जो घर हल्दी है, तो हल्दी भी एक प्रकार का औषधीय पौधा है। तो तंबाकू भी औषधि के रूप में आता है, पुदीना भी, अफीम और सर्फगंधा। अब ये सर अफीम वगैरह को इसमें क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि इनसे अधिकतर हम क्या करते हैं बेटा, इन अफीम जब प्राप्त होती है इनसे दवाई ही बनाई जाती है ना। जो अभी हम लोग टेबलेट वगैरह खाते हैं तो इन पे भी क्या होती है, अफीम वगैरह का, इन सारी चीजों का, ये सारी चीजें ही इसके अंदर आती हैं। तो इन बोलते हैं औषधीय पौधा, ठीक है। अब इस औषधीय पौधा में तुलसी भी आएगा, है ना, एलोवेरा भी आएगा, ठीक है, एलोवेरा भी इसके अंदर आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे दवाइयां बनाई जाती है। कुछ कुछ चीजें बेटा मन से भी याद रखना पड़ेगी। तुम सोचो कि सारी की सारी चीजें लिखी रह जाए तो ऐसा ज्यादातर संभव नहीं होता है, क्योंकि हमें आइडिया लगाना है, ठीक है ना। जैसे प्याज की बात करें तो भी मसाला उपयोग करेंगे, अगर हम बात करें किसकी भैया, हल्दी की, तो मसाला उपयोग करेंगे, है ना। अगर हम अदरक की बात करें तो मसाला उपयोग, लहसुन की बात करें तो मसाला उपयोग। तो ये थोड़ा सा जनरली आपके आसपास होने वाली चीजों में आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना बेटा। तो लॉजिक अगर आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज का उपयोग जो है, कौन सी फसल का उपयोग किस में कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नशे वाली फसलें, जिसे हम बोलते हैं नारकोटिक्स क्रॉप्स, ठीक है। नशे वाली फसलें, तो जिनका उपयोग नशीली पदार्थों के रूप में किया जाता है, या जिनका सेवन करने में आपका जो है रुत्रा रुत्री बाहर आ जाता है, समझ में आ गई ना। जैसे मान लिया जाता है कि आपने भांग का सेवन कर लिया, तो भाई आपका दूसरा रूप बाहर आ जाता है ना, कि भाई टल्ली अब तो नहीं होगा खल्ली, है ना, अब तो जाया जाएगा बढ़िया, है ना। तो मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि भाई आपका दूसरा रूप बाहर आ जाएगा, नहीं अरे नहीं अब तो सब टिका टक, ठीक है। तो जो ऐसी फसलें हैं वो है बेटा, तंबाकू से भी नशा होता है, गांजा से नफा होता है, अफीम से भी नशा होता है, और अनीस से भी होता है, ठीक है। तो अब ये जो पौधा देख रहे हो बेटा, ये कौन सी फसल का पौधा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये तुमसे ही मुझे जानना है कि ये पौधा काय का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये तो मैं बता देता हूं आपको बेटा, ये तो है गांजा, क्या है, गांजा। अरे सर, है ना, ये गांजे का पौधा है, ठीक है। इनसे भांग भी तैयार की जाती है। तो अभी ये जो दूसरा पौधा मैंने बताया है, ये आप लोगों को बताना है कि ये काय का पौधा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मदिरा फसलें, जिसे बिवेरेज क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। मदिरा फसलें क्या होती है, मदिरा फसलें, अब इस मदिरा फसलें से एक बार इसको भी याद रखना, नशे वाली, जिसे उत्तेजक फसलें भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, उत्तेजक, क्या बोलोगे इसको, उत्तेजक फसलें के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मदिरा फसलें की, जिसे मदिरा का मतलब होता है जिन फसलों से हम पेय पदार्थ बनाकर उसका सेवन करते हैं। क्या करते हैं, पेय पदार्थ दो तरह के बनाए जाते हैं। तो फसलों का उपयोग मदिरा बनाने में किया जाता है। तो मदिरा बनाने का मतलब हो गया पेय पदार्थ के रूप में, है ना। तो सर आपने जैसे मदिरा में पेय पदार्थ, तो भाई ये हमने क्या करा,
कॉफी ली, कॉफी को पीस पास कर हम क्या करते हैं, दूध में डालते हैं, तो ये पेय पदार्थ बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? पेय पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। तो हम इसे बोलते हैं मदिरा टाइप से ही ये उपयोग करता है। अब दूसरा हम अगर देखा जाए तो जौ क्या आती है बेटा, जौ जो आता है, इस जौ को पूरी तरह से सड़ाया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके बाद जो फॉर्मेशन करने के बाद इससे अलग अलग चीजें एल्कोहल वाली बियर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बियर बनाई जाती है, ठीक है ना। तो सेब को सड़ाकर, अंगूर को सड़ाकर क्या बनाई जाती है? बियर बनाई जाती है। तो बियर जो बनाई जाती है तो उसे हम बोलेंगे मदिरा फसलें, पेय पदार्थ। क्या बन रहा है? पेय पदार्थ बन रहा है। तो जो आलू, गन्ना और चुकंदर से भी पेय पदार्थ तैयार किया जाता है, ठीक है ना। बियर का नाम ले दिया सर ने, तो भाई चेहरे पे मुस्कान आ गई सर की, ये कौन सा पेय पदार्थ अब हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगला, नकदी फसलें, जिसे कैश क्रॉप। कैश का मतलब नगद, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? नगद। नगद रुपए चाहिए मेरे को, मैं अकाउंट अकाउंट में पैसे नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा नगद। क्या करूंगा बेटा? नगद लूंगा। तो वही नगद है ये, है ना। तो अब ये नकदी फसलें या कैश क्रॉप को आपको ऐसे पहचानना है कि ऐसी फसलें जो घरेलू उपयोग के बजाय, बहुत सारी चीजें हम ऐसी होती है कि सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही उगाया जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फसलें होती है जिनको घरेलू उपयोग के अलावा भी हम अपना व्यवसाय करने के लिए लगाया जाता है। तो हम उन्हें बोलते हैं क्या? नकदी फसलें, ठीक है ना। तो उपयोग के बजाय व्यावसायिक उद्देश्य उगाई जाती है। क्या बेटा? व्यावसायिक, व्यावसायिक उद्देश्य से उगाई जाती है, नकदी फसलें कहलाती है। जैसे गेहूं तो हमने अगर उगा लिया तो गेहूं नकदी फसलें में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गेहूं नकदी फसलें में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसका उपयोग हम घर में भी बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, ठीक है ना। तो अब नकदी फसलें में जैसे गन्ना, तो गन्ने की घर पे ही शक्कर बना लोगे क्या? नहीं बनेगा। और बना भी कितनी शक्कर बनाओ, ठीक है ना। तो क्या होता है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, मसाला हो गया, इन सारे चीजों को हम क्या करते हैं कि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ही उगाया जाता है ज्यादा मात्रा में। तो इसलिए हम इन्हें तुरंत मार्केट में बेचते हैं और नगद पैसा प्राप्त करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? नकदी फसलें, जिनका व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। तो मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं, है ना। तुमने नव क्या क्या पढ़ा दिया अभी भाई? उत्तेजक फसलें के बारे में पढ़ा दिया, नशेली वाली फसलों के बारे में पढ़ा दिया। अरे पागलो, मजे, मजाक कर रहा हूँ रे, है ना। फालतू बातें मत समझना, ठीक है। तो फिर भी ध्यान रहे बेटा, जिन फसलों को बेटा, ये चाय हो गई, चाय को भी हम विदेश भेजते हैं, भारत में, पूरे भारत में बेचा जाता है। कपास को भी नगद रूप में बेचा जाता है, गन्ना भी है, जितने भी बहुत सारे फल हैं उनको भी हम नगद जो है बाजार में पैसा कमाने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए या हमारा बिजनेस करने के लिए हम जो है उगाते हैं। तो उन्हें बोलोगे नकदी फसलें, ठीक है बेटा। तो अगर किसी प्रकार से आप लोगों को कोई डाउट आते हैं तो बराबर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझा सकूं, है ना। और अपना एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से चले और एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चले। मैं चाहता हूं कि भाई एग्रीकल्चर, कई बार छात्रों की शिकायत आती है कि भाई, क्योंकि व्यवस्थित स्कूल में अगर आप भी नहीं जाते हैं सबसे पहली बात, या कई बार होता है कि स्कूलों में भाई कंटिन्यू नहीं जा पा रहे हैं या टीचर नहीं आ पा रहे, तो बच्चा पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ पाता है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि हम आपका पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस उसके लिए अगर इस पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें नहीं मिल रही हैं बेटा, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कीट आकर्षक फसलें की बात करते हैं हम, ट्रैप क्रॉप। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रैप क्रॉप की। तो मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए याद रखना, कौन सी फसल? मुख्य फसल, जिसे हम बोलते हैं मेन क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा? मेन क्रॉप टू, है ना। मेन क्रॉप को कीटों से बचाने के लिए उसके चारों ओर या बीच में उगाई जाने वाली फसलें कीट आकर्षक फसलें कहलाती। बीच में उगाई जाने वाली, सीधा सा उदाहरण है, ठंड के दिनों में आप जो है बाहर निकलते हैं या जब भी फसल पकने को आती है और हम बाहर निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोला और या छोटे छोटे मच्छर उड़ते हैं मार्केट में, है ना। उड़ते हैं कि नहीं? बाजार में सब जगह, गाँव में सब जगह उड़ते हैं। आप अगर पीली शर्ट, गलती से पीली शर्ट अगर पहन के चले गए